हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी डिसीजन। ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो उसके बारे में हमने समझा था। हमने फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल होता है वो समझा था। तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एंड आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने बेसिक डिस्कस किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जरूर देखिएगा। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल गोल ऑफ द फर्म। तो हम देखेंगे कि कंपनीज का जो पहले फाइनेंशियल गोल होता था दैट वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मेन गोल था, मेन ऑब्जेक्टिव था किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का। बट उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो इसलिए फिर न्यू कॉन्सेप्ट आया दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो मेन फाइनेंशियल गोल होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये क्या होता है ये हम समझेंगे, और इसी के साथ हम समझेंगे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक, तो ये सारे ही टॉपिक डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल गोल। तो जो फर्म होती है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन। तो ये सारे ही डिसीजन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं फर्म को, और वो अनअवॉइडेबल होते हैं। इन डिसीजन को फर्म अवॉइड भी नहीं कर सकती है। तो हर डिसीजन, वो डिसीजन रेशनल हो, वो डिसीजन सही हो, ठीक है, उसके लिए देयर हैज टू बी सम गोल। कोई गोल होना चाहिए ना, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कोई डिसीजन लेते हैं ना। तो हमने डिसीजन तो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया कि फर्म को 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, बट वो डिसीजन किस गोल को अचीव करने के लिए ध्यान में रख के लिए जाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि फर्म का फाइनेंशियल गोल क्या होता है। वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस गोल को अचीव करने के पर्पज से लिए जाते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट यूज होता था दैट वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होता था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। इसलिए अब जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और पहले हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग द रूपी इनकम ऑफ द फर्म। जो फर्म है उसकी रूपी इनकम को मैक्सिमाइज करना, ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा था। मैंने इकोनॉमिक्स पे लगभग 70 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां पे जब मैं आपको इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ा रही थी तो वहां हमने पढ़ा था, बहुत सारे ग्राफ देखे थे, बहुत सारे कर्व वगैरह समझे थे। तो वहां मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर ऑफ फर्म, वहां पे इकोनॉमिक्स में हम कैसे एनालाइज करते थे इन टर्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे बिहेवियर ऑफ फर्म को हम वहां पे इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते थे। ठीक है, जब कोई फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है तो उसका मतलब क्या है कि फर्म या तो प्रोड्यूस कर रही होगी मैक्सिमम आउटपुट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होगी, या मिनिमम इनपुट पे गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, तो हम कहते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम है फर्म का। तो बेसिकली जो प्रॉफिट इकोनॉमिक्स के टर्म में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे जो लॉजिक है दैट इज इफिशिएंसी। ये जो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है यही तो एफिशिएंसी होता है। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है यही तो एफिशिएंसी होता है। तो इकोनॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा था जो बिहेवियर ऑफ फर्म है उसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? मैक्सिमम आउटपुट गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट पे, या मिनिमम इनपुट पे गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट अगर दिया जाए तो वो कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बेसिकली इफिशिएंसी की बात होती है। ठीक है, ये हमने इकोनॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। तो प्रॉफिट
ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रॉफिट इज कंसीडर एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, यानी किसी फर्म की अगर परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, यही अल्टीमेट गोल है जिस फर्म का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब रूपी इनकम ऑफ फर्म, जिस फर्म की सबसे ज्यादा है वही फर्म क्या है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये पहले कंसीडर किया जाता था, यही पहले माना जाता था। लेकिन ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इट इज वेग। ठीक है, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो पहले यूज होता था, ठीक है, वो क्या है, इट इज वेग, ये वेग है, यानी यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया है कि विच प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट। अब तो हम बहुत सारे प्रॉफिट पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट पर शेयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो हम तो कई टाइप के प्रॉफिट पढ़ चुके हैं, यहाँ पे किस टाइप के प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है दिस इज वेग। ठीक है, ये वेग है, तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या थी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की, कि इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न। टाइमिंग ऑफ रिटर्न को ये इग्नोर करता है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये टाइमिंग ऑफ रिटर्न को इग्नोर करता है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो भी रिटर्न रिसीव हो रहा है आज, और जो भी रिटर्न रिसीव हो रहा है सपोज करिए 1 साल बाद, उसमें बताइए डिफरेंस है कि सेम है। 100 रुपए आज की तारीख पे आपको दिए जा रहे हैं और 100 रुपए आपको 6 महीने बाद दिए जा रहे हैं, क्या दोनों 100 रुपए की वैल्यू सेम है? नहीं, दोनों 100 रुपए की वैल्यू सेम नहीं है। तो यही क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर करता था। ठीक है, जो भी बेनिफिट, जो भी रिटर्न रिसीव हो रहे हैं आज और जो भी रिटर्न रिसीव हो रहे हैं कुछ समय बाद, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में सेम कंसीडर किया जाता था, जबकि ये सेम नहीं होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या थी कि इट इग्नोर्स रिस्क, ये रिस्क को इग्नोर करता था। ठीक है, जहां पर भी बेनिफिट होगा, जहां पे भी रिटर्न होगा वहां पे थोड़ा सा रिस्क भी तो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सपोज करिए 2 फर्म है, ठीक है, इनको सेम टोटल एक्सपेक्टेड अर्निंग हो रही है। 2 फर्म है, एक फर्म ए है एक फर्म बी है, दोनों का जो टोटल एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो सेम है, लेकिन ए फर्म की जो अर्निंग है वो क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, जबकि बी फर्म की अर्निंग क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, जो फर्म ए है दोनों की एक्सपेक्टेड अर्निंग सेम है, लेकिन फर्म ए में क्या है, देयर इज अ मोर रिस्क, फर्म ए में ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो ये जो रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इग्नोर करता था ये वाला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी इस ऑब्जेक्टिव की। इसीलिए जरूरत हुई कि कुछ मतलब ये जो फाइनेंशियल गोल है फर्म का, इसको रिवाइज किया जाए। तो फिर कॉन्सेप्ट आया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग द एनपीवी ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन टू शेयर होल्डर। यानी कंपनी जो भी डिसीजन लेती है, हमने 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन पढ़े थे ना, तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है वो इस तरीके से लेती है ताकि एनपीवी, जो फर्म की जो एनपीवी है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। अब ये एनपीवी क्या होता है, एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, या नेट प्रेजेंट वैल्यू कहिए या कहिए वेल्थ, यानी फर्म की वेल्थ बढ़े। ठीक है, और ये एनपीवी होता क्या है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जो भी फर्म को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस जो भी कॉस्ट इनकर हुई, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एनपीवी। और एनपीवी कोई भी डिसीजन से अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, यानी एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब इट इज क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है और इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये डिजायरेबल डिसीजन है। और अगर किसी फाइनेंशियल एक्शन से फाइनेंशियल डिसीजन में निगेटिव एनपीवी आ रहा है तो उस डिसीजन को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज द शेयर होल्डर वेल्थ, ये शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो बेसिकली अब जो फाइनेंशियल गोल होता है किसी भी कंपनी का वो यही होता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आपसे पूछा जाए शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म। जो एनपीवी है, एनपीवी किसी भी फाइनेंशियल एक्शन की नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना।
ठीक, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, अच्छा किसी भी, अच्छा एक चीज, अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो वेल्थ क्रिएटेड बाय अ कंपनी, कोई भी कंपनी कितना वेल्थ क्रिएट कर रही है, ये किस एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा? अगर कोई कंपनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो ये किस चीज में रिफ्लेक्ट होगा? ये कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर में रिफ्लेक्ट होगा। कंपनी के जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, शेयर है उसके, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। इफ अ कंपनी इज क्रिएटिंग वेल्थ, अगर कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो ये किस कंपनी के किस कह लीजिए आइटम में रिफ्लेक्ट होगा? तो ये कंपनी के जो शेयर है ना, उनकी मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि अगर कोई कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही है, वेल्थ क्रिएट कर रही है, तो ये बात किस कंपनी के किस आइटम में रिफ्लेक्ट होगा? तो ये कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट होगा। कंपनी के मार्केट वैल्यू की कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है अगर कंपनी क्रिएट करती है वेल्थ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो प्रिंसिपल है, इसका फंडामेंटल, इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर। यही मेन लॉजिक है, यही मेन मुद्दा है कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ाए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू बढ़ाए। तो मतलब क्या है? कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यही मेन फाइनेंशियल गोल होता है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का आज की तारीख में। पहले ये लॉजिक यूज होता था, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है ये पहले यूज होता था, लेकिन अब जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का लॉजिक यूज होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाएं, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल 2023 में देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे इसमें मैंने एफएम नहीं लिखा है, तो एफएम इस समय मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ, कौन सा सब्जेक्ट बाकी है अभी। ठीक है, तो इसीलिए ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। ठीक है, मोर देन 300 वीडियोस मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अपलोडेड हैं, तो आप इनका जरूर फायदा उठाइए। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, और ये सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मतलब क्या है? ट्रेड ऑफ मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, फर्म जो भी डिसीजंस लेती है, अभी हमने पढ़ा ना 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखे, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन फर्म लेती है वो सारे ही डिसीजन क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ज्वाइंटली इफेक्ट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर यानी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला लॉजिक बताया था ना, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करना यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को बढ़ाना। तो ये जितने भी 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने पढ़े थे अभी, वो सारे डिसीजन इंटर रिलेटेड होते हैं और ये कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इफेक्ट करते हैं। कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द फर्म। ये जो 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमने पढ़े हैं, ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इफेक्ट करते हैं। कैसे? बाय इफेक्टिंग द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द फर्म, यानी ये सारे ही डिसीजन फर्म का जो रिटर्न होता है और फर्म का जो रिस्क होता है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क और रिटर्न के बीच में ये है रिलेशनशिप। रिटर्न इज इक्वल्स टू, रिटर्न रिक्वायर्ड है ये क्या है? रिटर्न रिक्वायर्ड, यानी जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है, जो भी रिटर्न रिक्वायर्ड है, वो क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। इन दोनों का सम होता है रिटर्न रिक्वायर्ड। ठीक है, रिस्क फ्री रेट क्या होता है? अब इसमें क्या है? रिस्क फ्री रेट,
देखिए नाम है ना रिस्क फ्री, यानी शायद रिस्क यहाँ पे जीरो होता होगा, यही तो समझ में आ रहा है इसको। देखिए रिस्क फ्री रेट, तो रिस्क फ्री रेट बेसिकली क्या होता है, इट इज द कंपनसेशन फॉर टाइम। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, तो उसमें अगर रिस्क जीरो है, ठीक है, तो वो क्या है, रिस्क फ्री रेट है, और उसमें आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कंपनसेशन फॉर टाइम। आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए वहां पैसा रखा है, तो वो जो रिटर्न मिल रहा है, वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, वो है रिस्क फ्री रेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम यानी कंपनसेशन फॉर रिस्क, आपने रिस्क लिया है, आपने किसी रिस्क की सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा कह लीजिए हायर रिटर्न रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपने रिस्क लिया है, तो वहां पे कंपनसेशन फॉर रिस्क, रिस्क जो लिया है उसके बदले में कंपनसेशन जो होता है, दैट इज रिस्क प्रीमियम। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो एफडी में हम जानते हैं, एफडी में ये रिस्क प्रीमियम क्या होता है, एफडी में रिस्क प्रीमियम इज जीरो, रिस्क तो होता ही नहीं है। एफडी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 6% या 7% के रेट से रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो रिस्क प्रीमियम क्या है, जीरो है। और रिस्क फ्री रेट की बात करें, एफडी में रिस्क फ्री रेट की बात करें, तो वो क्या मिल रहा है, रिस्क फ्री रेट मतलब कंपनसेशन फॉर टाइम। आपने एफडी में 1 साल तक या 6 महीने या 2 साल तक पैसा एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, तो इसलिए वहां पे रिस्क फ्री रेट है और उसके लिए आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वहां पे रिस्क प्रीमियम जीरो है। लेकिन इसी के बदले अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शेयर में क्या है, रिस्क प्रीमियम हाई रिस्क है, शेयर में तो बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, तो यानी रिस्क प्रीमियम, आपने जो रिस्क लिया है इसके लिए आपको कंपनसेशन रिक्वायर्ड है, आप कंपनसेशन चाहते हैं यानी रिटर्न चाहते हैं, प्लस आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन, रिस्क फ्री रेट यानी एक सर्टेन टाइम के लिए आपने पैसे को इन्वेस्ट रखा है, तो इसलिए आप रिटर्न चाहते हैं, तो वहां पे शेयर के केस में जो रिटर्न आएगा वो आपने रिस्क लिया इसलिए रिटर्न आएगा, और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट रखा, एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखा, इसलिए रिटर्न रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये कहना चाह रही हूँ, ये जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, फाइनेंशियल जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने पढ़े, वो सारे ही डिसीजन लिए जाते हैं कीपिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क, यानी रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं ताकि मैक्सिमाइज कर सके मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म शेयर, यानी जो कंपनी के जो शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज हो, प्लस रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के रिस्क रिटर्न, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और यही जो बैलेंस होता है ना रिस्क और रिटर्न के बीच में, जो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की जो बात कही जा रही है, इसी को कहा जाता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हर फाइनेंशियल डिसीजन, अभी चल के आगे के लेक्चर्स में हम सारे ही जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं दो बातों को ध्यान में रख के। एक तो रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं हो, बहुत कम भी रिस्क नहीं हो, वरना रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। और दूसरा क्या है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो, इसका क्या मतलब है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर राइज हो, ठीक है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखा जाता है जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है, ठीक। तो दिस इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ठीक है, दोनों लेक्चर का मिला के एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द फर्म। फर्म के जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनको मैनेज करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दिस इज एफएम, यही एफएम होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ फाइनेंशियल गोल होगा, ठीक है, कुछ गोल होगा, फाइनेंशियल गोल होगा जिसको अचीव करने की कोशिश करता है कंपनी, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स वैल्यू, फर्म शेयर वैल्यू, कंपनी के जो शेयर है उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और यही फाइनेंशियल गोल होता है फर्म का। तो उस गोल को अचीव करने के लिए फर्म को कुछ डिसीजन लेने होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं,
ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सबसे पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि सपोज करिए कंपनी के सामने 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें? ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यही क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना, दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए चूज कर लिया कि प्रोजेक्ट सी प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस कहाँ से होगा? चलिए कुछ तो हमारे पास पहले से होगा, बट बाकी पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। और वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा फर्म में, उसमें कितना पोर्शन डेब्ट का होगा, कितना पोर्शन इक्विटी का होगा, तो ये सारे डिसीजन इसमें लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। अगला क्या है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब होता है कंपनी को जो भी अर्निंग हुई, जो भी प्रॉफिट हुई, इसका कितना प्रपोर्शन, कितना पोर्शन कंपनी शेयर होल्डर के साथ शेयर करेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला जाता है। कुछ थ्योरीज दी गई हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा डिसीजन आता है लिक्विडिटी डिसीजन, यानी कंपनी अपने जो भी एसेट्स हैं उसका कितना पोर्शन लिक्विड फॉर्म में रखे। ठीक है, करेंट एसेट, फिक्स एसेट पढ़ा था ना। तो अगर जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के पास, उसमें से कितना पोर्शन फिक्स एसेट होना चाहिए, कितना करंट एसेट होना चाहिए, उसके बारे में इसमें डिसाइड किया जाता है लिक्विडिटी डिसीजन। अब ये चारों ही जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इनको लिया जाता है कीपिंग इन माइंड रिस्क एंड रिटर्न। ये चारों इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख के लिया जाता है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, देयर शुड बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द फर्म। फर्म का जो रिस्क है और रिटर्न है, उसको ध्यान में रख करके ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एफएम, यही है पूरा एफएम, और यही 4 जो डिसीजन है, इनको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।